घने अंधेरे के बीच वो अनजान शक्ति व्योम को पहाड़ी के पीछे खींचती जा रही थी। लेकिन तभी पिंडमणि से निकलता हुआ एक अजीब सा मंत्र व्योम के दिमाग में गूंज उठा। सहस्त्र मुनि समध्यम। और व्योम चलते हुए अचानक ही लड़खड़ाकर गिर गया और जोर जोर से हांफता हुआ खुद में ही बुदबुदाया। ये कैसा मंत्र था? ऐसा लगा जैसे कोई चीज मेरे ही दिमाग में मुझसे ही बातें कर रही हो। जल शक्ति, मदद करो मेरी। प्यास के मारे व्योम बहुत ही ज्यादा थक चुका था, इसीलिए उसकी शक्तियों ने भी उसका साथ देना बंद कर दिया था, जिस वजह से वो पानी की तलाश में भागता हुआ एक गांव में जा घुसा। लेकिन अंदर घुसते ही अचानक एक बूढ़ा आदमी उससे टकराकर गिर गया और बोला, बेटा मदद करो हमारी। थोड़ी देर पहले हमारे गांव के सारे योद्धा अचानक ही कहीं गायब हो गए। व्योम ने सबसे पहले कुएं से पानी निकालकर अपनी प्यास बुझाई, लेकिन वो कुछ बोलता कि तभी अचानक गांव के दूसरे छोर से घोड़े पर सवार एक आदमी चीख पड़ा, गांव वालों, जो कुछ भी कीमती सामान तुम सबके पास है उसे हमें देकर चुपचाप अपने घरों में सिमट जाओ। अगर किसी ने भी ऐसा नहीं किया तो उसे मारकर कुएं के सामने टांग दिया जाएगा। लगभग 20 तलवारधारी डाकू घोड़े पर सवार उस गांव में घुस आए थे। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी गिरता पड़ता भागता हुआ चीखा, बेटा जीना चाहते हो तो भागो। उसके जाते ही व्योम खुद से बोला, भले ही मेरी शक्तियां इस वक्त मेरा साथ नहीं दे रही हो, लेकिन मैं यहां शांत खड़ा नहीं रह सकता। व्योम अकेले ही गांव की गलियों में आगे बढ़ने लगा और छुप छुप कर उन डाकुओं को देखने लगा। तभी अचानक द्वारका नाम का एक अनजान आदमी उससे धीरे से बोल पड़ा, लड़के मरना चाहते हो क्या? बहुत खतरनाक लोग हैं ये, क्योंकि ये सब डाकू कुछ महीने पहले तक सम्राट नंदराज की सेना का हिस्सा थे। नंदराज का नाम सुनते ही एकाएक गुस्से से भर उठे व्योम की नसें उभर आईं और मां देविका के दृश्य, पिता की मौत के बाद 18 साल की कैद और अतीत का सारा दर्द एक बार फिर से उसके दिमाग में घूमने लगा। वो गुस्से में खुद से ही बोला, ये सब नंदराज की सेना में थे, छोड़ूंगा नहीं मैं इन्हें। अचानक एक डाकू ने अंधेरे के बीच उन दोनों की आहट सुन ली और चीख उठा, ए, कौन है वहां? बाहर निकल। जैसे ही वो अकेला डाकू उनकी तरफ बढ़ने लगा, ये देखकर उस अनजान आदमी द्वारका ने हड़बड़ाहट में व्योम को अपनी ओर खींचते हुए कहा, जल्दी चलो, हमें यहां से भागना होगा। व्योम जरा सा भी नहीं हिला, वो बस वहीं एक कोने में छिप गया। और जैसे ही वो डाकू वहां पहुंचा, व्योम ने एकाएक उसकी गर्दन मरोड़कर तोड़ दी और उत्तेजित होकर द्वारका से बोल पड़ा, तुम कैसे जानते हो कि ये नंदराज की सेना का हिस्सा थे? द्वारका ने उसे सीधे तौर पर जवाब दिया, क्योंकि मैं भी कुछ महीने पहले तक उसी सेना का हिस्सा था। वहां नंदराज और उसका बेटा आकाजा रोज नई नई लड़कियों पर दरिंदगी करते और हमें उन सारी लड़कियों को जिंदा जलाने का काम दिया जाता। इसीलिए मैं सब छोड़कर वापस अपने गांव लौट आया। व्योम की आंखें परेशानी से भरी हुई थीं। उसने तुरंत द्वारका से पूछा, क्या आपने वहां रानी देविका को देखा? क्या वो सही सलामत है? क्या वो अब भी नंदराज की कैद में? द्वारका का चेहरा व्योम के सवालों को सुनकर गंभीर हो गया। उसने हैरान होकर धीरे से कहा, तुम कौन हो और रानी देविका के बारे में क्यों पूछ रहे हो? व्योम की हवाइयां उड़ गईं और वो हड़बड़ाहट में बोला, अब नंदराज और रानी देविका के बारे में कौन नहीं जानता? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। ये सुनकर द्वारका के भाव सामान्य हो गए। उसने उत्तर दिया, रानी देविका वो अब भी नंदराज की कैद में है। वो उन्हें अब भी अलग अलग तरीकों से तड़पाता है। पता नहीं क्या चाहता है वो उनसे। उसकी प्रजा के सारे लोग उसकी क्रूरता से परेशान हो चुके हैं। ये बातें सुनते ही व्योम की आंखें भर आईं और व्योम पूरे जज्बे के साथ खुद से ही बोल पड़ा, मां, ये लड़ाई अब सिर्फ मेरी और आपकी नहीं है। ये लड़ाई इस पूरे साम्राज्य की है। मैं उसे और उसके लाखों सैनिकों को हराने का रास्ता ढूंढ निकालूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तंत्र घराने के लोगों को ढूंढना होगा। रिवाउनी के पास होगी। तभी डाकुओं का मुखिया एक बार फिर से चीख कर बोला, जल्दी करो और अपने गहने और पैसों की पेटियां लेकर बाहर निकलो। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे और मेरे लोगों को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़े।
डाकुओं के मुखिया की बात सुनकर व्योम ने कसकर अपनी मुट्ठी बांधी और खुद से ही बोला, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। जल शक्ति मदद करो मेरी। दोबारा कोशिश करने के बाद भी व्योम की शक्तियों ने उसका साथ नहीं दिया। यह देखकर द्वारका ने फौरन कहा, दिमाग खराब है क्या? बिना शक्तियों के हम दोनों मारे जाएंगे। हर लड़ाई शक्ति से ही नहीं जीती जाती, कई बार हमें दूसरे रास्ते भी अपनाने पड़ते हैं। आप बस देखते जाइए। व्योम द्वारका को लेकर फौरन कुएं की ओर भागा। उसने तुरंत वहां रखी बाल्टियां और कुएं की रस्सी को निकालकर एक कोने में छिपा दिया। यह देखकर द्वारका उससे बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? व्योम ने तुरंत जवाब दिया, मैं इस गांव में पैदल घुसा हूं और मुझे पता है कि इसके आसपास दूसरा कोई भी कुआं या पानी का स्रोत नहीं है। इसीलिए यहां से जाने से पहले ये डाकू अपने घोड़ों को पानी जरूर पिलाएंगे। इसीलिए मैंने सारी बाल्टियां और रस्सी हटा दी और इसी की मदद से हम उन्हें रोक पाएंगे। व्योम की बात सुनकर द्वारका हैरान हो गया और नंदराज को याद करते हुए व्योम ने द्वारका से सवाल किया, क्या आप ही की तरह इन डाकुओं ने भी नंदराज की सेना छोड़ दी? अचानक डाकुओं के घोड़े गांव का सामान लूटने के बाद कुएं की ओर बढ़ने लगे और द्वारका ने व्योम को धीमी आवाज में बताया, नंदराज ने खुद सारे कमजोर योद्धाओं को, यानी सैन्य शक्ति वाले योद्धाओं को अपनी सेना से निकाल दिया है, जो अब बेरोजगार होने की वजह से लूटपाट करने लगे हैं। और दूसरी ओर अब नंदराज अपनी सेना में वीर शक्ति वाले योद्धाओं को शामिल कर रहा है। पता नहीं क्या करने वाला है वो। वीर शक्ति वाले योद्धा सैन्य शक्ति वाले योद्धाओं से 3 गुना ज्यादा ताकतवर होते थे। द्वारका की बातें सुनकर व्योम चिंतित होकर खुद से ही बोला, जरूर वो कुछ बड़ा करने वाला है। मुझे जल्द से जल्द कोई ऐसी योजना बनानी होगी जिसकी मदद से मैं उसके इस पूरे साम्राज्य को ढहने पर मजबूर कर सकूं। व्योम खुद से ही बातें करता जा रहा था। तभी वो सारे डाकू अपने घोड़ों को लेके कुएं के पास पहुंच गए। लेकिन जब उन्हें वहां ना ही कोई बाल्टी और ना ही कोई रस्सी मिली, तो वो सभी जल्दबाजी में अपने घोड़ों को पानी पिलाए बिना ही निकल गए। लेकिन गांव से 10 मील दूर जाते ही उनके घोड़े प्यास से बेहाल होकर रुक गए। ये देखकर उनके डाकुओं का मुखिया गुस्से से चीख उठा, अरे अब इन घोड़ों को अचानक क्या हो गया? ये अचानक रुक क्यों गए? तुरंत उसके एक आदमी ने उसे समझाते हुए कहा, घोड़े पूरे 2 दिन से चल रहे हैं, हमने भी ज्यादा आराम नहीं किया है। मुझे लगता है अब हमें यहां कहीं आराम कर लेना चाहिए। वैसे भी हमने लूटपाट तो पहले ही कर ली है। उन डाकुओं को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि व्योम द्वारका के घोड़े पर इस वक्त उनका पीछा करता हुआ यहां तक आ पहुंचा था। एक गुफा के पास सारे डाकू रुक गए और उन सभी ने लूटपाट की खुशी में मदिरा पीना शुरू कर दिया। और जब वो सो गए तो व्योम अकेले ही बिल्कुल खामोशी से उन डाकुओं की ओर बढ़ा। जैसे ही व्योम ने लूट के सामान से भरी हुई बोरी उठाई, डाकुओं का मुखिया अचानक से जाग गया। कौन है तू? वो चीखा और तलवार निकालकर व्योम पर झपट पड़ा। व्योम ने उसके हमले से बचते हुए उसकी कलाई पकड़ ली। दोनों के बीच तेज धक्का मुक्की होने लगी। उसने घुमाकर अपना घूंसा व्योम को मारना चाहा। व्योम ने सर नीचे झुकाकर खुद को बचा लिया और वो डाकू गुस्से से चीखा, मैंने पूछा कौन है तू? व्योम ने गरज कर कहा, मैं मौत हूं तेरी। व्योम ने इतना बोलते ही उसके हाथों को मरोड़कर उसकी तलवार गिरा दी और उस डाकू की ही तलवार व्योम ने उसके गले के आर पार कर दी, जिसके बाद उसने उसकी लाश को घसीटते हुए उसके ही घोड़े पर बिठाया और घोड़े को दूर भगा दिया, ताकि बाकी डाकुओं को लगे कि उनका मुखिया सारा सामान लेकर भाग गया। और फिर कोई शोर किए बिना व्योम बोरी में रखे हुए लूट के सामान को वहां से लेकर भागते हुए द्वारका के पास पहुंचा। तभी व्योम की नजर उस बोरी में रखे हुए नक्शों पर गई, जिसे देखकर वो बोला, ये नक्शे क्या हैं? इनमें अलग अलग जगहों पर निशान क्यों बने? द्वारका कुछ बोल पाता कि अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, वो नक्शे तुम्हारे किसी काम के नहीं है, उन्हें मुझे दे दो। व्योम ने मुड़कर देखा तो सामने उसे एक तलवार दिखाई दी, जिसे एक फूल से भी ज्यादा कोमल हाथों ने पकड़ा हुआ था। व्योम ने गहरी सांस लेकर हल्का सा कदम आगे बढ़ाया। अचानक उसकी नजर उस लड़की के गुलाबी होठों पर गई, जिसे उस लड़की ने अपने दांतों के बीच दबा रखा था। व्योम की आंखें उस लड़की की काली आंखों को देखने लगी। वो धीरे से बोला, कौन हो तुम?
हवा में लहरा रहे उस लंबे खूबसूरत बालों वाली लड़की की कोमल सी खुशबू व्योम दूर से ही महसूस कर सकता था। उसने व्योम को बिना किसी भाव के जवाब दिया, कोई मायने नहीं रखता कि मैं कौन हूं, बस इतना जान लो कि जो नक्शे अभी तुम्हारे हाथ में हैं वो मेरे हैं। व्योम ने उन नक्शों को कसकर अपने हाथों में जकड़ लिया और मुस्कुराकर चढ़ाते हुए बोला, तुम्हारे? मैं कैसे मान लूं? क्या तुम भी उन डाकुओं की साथी हो? चेहरे से तो थोड़ी खूंखार लगती भी हो। उस लड़की के सुंदर से कपड़ों ने उसकी कमर को हल्के से पकड़ रखा था। व्योम की बात सुनकर वो धीरे से बोली, मैं और खूंखार? फिर तो तुम कहीं के राजकुमार हो गए। वैसे किसी राजकुमार को इतना बेहाल हालत में मैंने कभी नहीं देखा। अब अगर तुम्हारी बकवास बातें बंद हो गई हो तो मेरे नक्शे मुझे वापस करो। उसकी ये बात सुनकर व्योम ने आगे बढ़ते हुए उसे जवाब दिया, ओह, अगर तुम कोई डाकू नहीं हो तो तलवार ताने क्यों खड़ी हो? तुम कोई भागी हुई लुटेरन तो नहीं? उस लड़की का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वो कदम आगे बढ़ाते हुए बोली, बस बहुत हुआ, वो नक्शे मुझे दे दो, वरना 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 क्या करोगी? व्योम ने इतना बोला ही था कि उस लड़की ने बिजली की रफ्तार से तलवार चलाई। व्योम हैरान होकर लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। उसी पल लड़की ने दोबारा तलवार चलाई, लेकिन अचानक उसका पैर ऐसा फिसला कि तलवार सीधे व्योम के सीने से जा टकराई। तभी व्योम के हाथ से एक तेज नीली रोशनी निकल पड़ी। यह देखकर वो दोनों हैरान होकर पीछे हट गए और वो लड़की धीरे से बोली, ये क्या था? मेरी तलवार के छूते ही तुम्हारे हाथ से ये रोशनी क्यों निकलने लगी? क्या तुम्हारी वीर शक्ति जाग चुकी है? व्योम को कुछ भी समझ में नहीं आया। वो भौचक्का होकर अपने हाथों को देखने लगा। तभी अचानक कुछ घोड़ों की आवाज आई और गुरु अश्वंत अपने शिष्यों के साथ वहां आ धमके और उनका शिष्य रुद्रांश गुस्से से बोला, गुरुजी, इसने आपकी चुनौती को पार करने के लिए बेईमानी की है। कोई इतनी दूर इतनी जल्दी पैदल नहीं आ सकता। गुरु अश्वंत व्योम के हाथ से निकल रही रोशनी को ध्यान से देखने लगे। तभी वो फूल की तरह दिखने वाली कोमल लड़की गुरु अश्वंत से बोल पड़ी, अगर ये आपका शिष्य है तो इसे मेरे नक्शे फौरन लौटाने के लिए कहिए। इन नक्शों में कुछ राज लिखे हैं। गुरु अश्वंत ने उस लड़की से पूछा, क्या मैं जान सकता हूं तुम कौन हो? उस लड़की ने थोड़ा रुककर जवाब दिया, मेरा नाम अवनी है और इससे ज्यादा मैं अपने बारे में कुछ नहीं बता सकती। गुरु अश्वंत ने उससे दोबारा पूछा, तो अवनी मुझे यह बताओ कि उन नक्शों में ऐसा क्या राज छिपा है? अवनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद मैं जानती हूं कि किसने इस गांव के योद्धाओं को अपने वश में किया है और यह सब तक्षशिला की राजधानी मायानगर से जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे तक्षशिला को खत्म कर देगा। वेदा साम्राज्य में कुल 9 राज्य थे जिनका सम्राट नंदराज था। तक्षशिला उसके ही एक राज्य में से एक था जहां के राजा का नाम रागवज्र था, जिसकी राजधानी मायानगर में इस वक्त कुछ अजीब सा हो रहा था। अवनी की बात सुनकर गुरु अश्वंत ने तुरंत पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? अवनी ने नक्शे की ओर इशारा करते हुए कहा, इन सभी जगहों पर एक साथ हमला होने वाला है। कोई पूरे राज्य को हथियाने की साजिश कर रहा है। इतना बोलकर वो रुक गई और व्योम की ओर देखते हुए बोली, तक्षशिला की एक प्राचीन शक्ति को जगाया जा रहा है और कुछ लोग उसे अपने काबू में करना चाहते हैं। इन सारी बातों को सुनते हुए व्योम ने तुरंत पूछा, कैसी शक्ति? व्योम के शब्द खत्म भी नहीं हुए थे, इतने में झाड़ियों के बीच से आते हुए सैकड़ों योद्धा हाथ में तलवार लिए हुए और बिल्कुल सीधी रेखा में दौड़ते हुए चीख उठे, दुश्मन को खत्म करो! दुश्मन को खत्म करो! आखिर कौन थी वो खूबसूरत लड़की? आखिर क्या हो रहा था नंदराज के 9 राज्यों में से एक राज्य तक्षशिला में? क्या ये सब कुछ नंदराज से जुड़ा हुआ था या ये कुछ और ही था? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला भाग।